फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अगले पोर्शन में बढ़ेंगे, अगले पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक हमने रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीख लिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीख लिया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में आए इंपरेटिव सेंटेंस को हम सीखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। तो फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो मैं बता दूं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे ऑर्डर, इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन एक्सेट्रा ऐसे भाव प्रकट होते हैं। और ये जो वाक्य होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो सकते हैं, डू नॉट से प्रारंभ हो सकते हैं और नेवर से प्रारंभ होते हैं, लेट से प्रारंभ होते हैं। तो इसकी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड, जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज मैं पढ़ता हूँ अपने मेन टॉपिक की तरफ। जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना। और इंपरेटिव सेंटेंस कहाँ पर आया हो, रिपोर्टेड स्पीच में आया हो। तो फर्स्टली अभी तक हमने क्या किया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव आता था तो हम लोग फेड या फेड टू को चेंज करते थे टोड में, लेकिन यदि सिर्फ फेड होता था तो फेड में परिवर्तन नहीं करते थे। और जब हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा तो हमने जाना कि रिपोर्टिंग वर्ब चाहे फेड हो चाहे फेड टू हो, उसको किस में चेंज करना था, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में, दोनों से किसी चीज़ का प्रयोग कर लेते थे। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग वाक्य के भाव को देखेंगे, मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच का भाव होगा उस भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। यदि वाक्य से किसका भाव हो, आदेश का भाव प्रकट हो, तो हम लोग इस रिपोर्टिंग वर्ब फेड या फेड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड या कमांडेड में। किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में या फिर कमांडेड में चेंज करेंगे, कमांडेड में चेंज करेंगे। लेकिन यदि किसका भाव प्रकट हो जाए, यदि परामर्श या सलाह का भाव प्रकट हो जाए, परामर्श या सलाह जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडवाइस का भाव प्रकट हो, तो तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे एडवाइज्ड, एडवाइज्ड में चेंज कर सकते हैं या फिर अर्ग्ड में चेंज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। लेकिन यदि वाक्य से किसका भाव प्रकट हो जाए, रिक्वेस्ट का, प्रार्थना का, किसका भाव प्रकट हो जाए, रिक्वेस्ट का, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रार्थना। अगर रिक्वेस्ट या प्रार्थना का भाव प्रकट हो जाए तब हम लोग फेड या फेड टू को किस में चेंज करेंगे, तब हम लोग चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में चेंज कर सकते हैं, या फिर चेंज कर सकते हैं बेग्ड में, या फिर चेंज कर सकते हैं इम्प्लोर्ड में। किस में, इम्प्लोर्ड में चेंज कर सकते हैं। एक और होता है इंट्रेटेड, तो इनमें चेंज किया जा सकता है। तो और उसके बाद अगला नियम क्या था, ये तो बात हो गई रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने की। तो यहाँ पर हमको दिए गए वाक्य का भाव पहचानने आना चाहिए, भाव पहचानेंगे तभी हम लोग सही रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज कर पाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, दोबारा बता देता हूँ। अगर आदेश का भाव प्रकट होगा तो या तो ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे या फिर किस में चेंज करेंगे, कमांडेड में चेंज करेंगे। इसी प्रकार यदि क्या भाव प्रकट करे, परामर्श या फिर कह लें एडवाइस का भाव प्रकट करेगा, तब हम लोग किस में चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, या तो एडवाइज्ड में या तो अर्ग्ड में चेंज करेंगे। इसी तरह यदि वाक्य पे किसका भाव प्रकट हो जाए, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो जाए, तब किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड, बेग्ड या इम्प्लोर्ड का। तो इन भाव को पहचानने के लिए हमको वक्ता और जो सुन रहा है अर्थात ऑब्जेक्ट, इन पर ध्यान देना होगा। अब कहने वाला कौन कहने वाला है, किससे कह रहा है, ये काफ़ी हद तक हमारे भाव को डिनोट कर देंगे कि वो क्या भाव प्रकट कर सकता है। जैसे कि अगर एक टीचर किसी स्टूडेंट्स को बोलेगा कि अपना पाठ याद करो, तो डेफिनेटली वहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, ऑर्डर या एडवाइस। वहाँ पर वो रिक्वेस्ट करेगा नहीं, लेकिन अगर कोई
स्टूडेंट टीचर से कोई बात करेगा तो डेफिनेटली वो उनसे रिक्वेस्ट करेगा, प्रार्थना करेगा। तो हमको वक्ता अर्थात स्पीकर और ऑब्जेक्ट को देखकर हम लोग अपने भाव को काफी हद तक पहचान सकते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, हम लोग जो दोनों पार्ट्स होंगे, दोनों पार्ट्स का तात्पर्य क्या होगा, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट होगा और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट होगा, उन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करेंगे टू से। क्योंकि होता क्या है कि इम्परेटिव सेंटेंस यूजली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब प्रारंभ होते हैं तो हम लोग ऑलरेडी इन रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में एक वर्ब का यूज कर लेते हैं, और उस केस में जो अंदर जो वर्ब होता है उसके पहले टू लगाकर उस दिए गए वर्ब को हम लोग इन्फिनिटिव बना देते हैं। ये बात क्लियर हो गया। अब इम्परेटिव सेंटेंस में जो टेंस परिवर्तन होता है उसे नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। यहाँ पर टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है, और बाकी प्रोनाउन चेंज और अन्य शब्दों का परिवर्तन यहाँ पर असर्टिव की तरह ही किया जाएगा। प्रोनाउन और अन्य शब्दों का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की तरह ही करते हैं, असर्टिव सेंटेंस की तरह ही करते हैं। यहाँ पर आप लैंग्वेज पर लिख लीजिएगा। तो अब इनका यूज हम लोग करते हैं कुछ सेंटेंस को, इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन बदलने पे, जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल लिया हुआ है। तो पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, द टीचर फिट टू मी फिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। तो जब हम लोग इस सेंटेंस को देखेंगे तो ये सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप लगा हुआ है। फुल स्टॉप तो असर्टिव के अंदर भी आता था, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी तक हमने असर्टिव को पढ़ लिया प्रॉपर तरीके पे। तुमने जाना है कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है वहाँ पर फुल स्टॉप तो आता ही है, साथ ही साथ वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट होता है। लेकिन जब इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पर जो फिट शब्द आया है ये सब्जेक्ट ना होकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब भी वाक्य में फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ हो और वाक्य का प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुआ हो तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है इम्परेटिव सेंटेंस, अर्थात ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया है। तो अब जब इसको चेंज करेंगे तो हम लोग देखते हैं कौन किससे क्या कह रहा है। द टीचर फिट टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, फिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, कि अपनी कक्षा में बैठो और अपना पाठ याद करो। इसका मतलब अध्यापक मुझे क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है। मतलब अध्यापक जो है वो छात्र को आदेश ही देते हैं। तो इस केस में फिट टू को किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में। तो ये क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी। यहाँ तक तो ये क्लियर है, हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया है। उसके बाद कॉमा हटाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट नहीं है, और सब्जेक्ट न होने की वजह से ही यहाँ पर हम लोग कंजक्शन दैट का, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको किससे कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट किया जाता है टू से, ताकि जैसे टू ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लगे तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव। तो हो गया टू फिट इन। अब योर को चेंज करेंगे क्योंकि योर प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन है, पॉसेसिव केस। तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। पॉसेसिव केस चाहिए, लेकिन मी का केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। तो हमको चाहिए क्या, पॉसेसिव केस चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक चार्ट लिखवाया था जहाँ पर हम लोग जाने थे कि जो मी होता है, मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन मी का पॉसेसिव केस क्या होता है, माई होता है या माइन होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर योर के बाद नाउन जुड़ा हुआ है, मतलब इस पॉसेसिव केस के प्रोनाउन के साथ नाउन जुड़ा है, और माइन तब आता है जब कोई नाउन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो नाउन है। तो दैट इज किसका प्रयोग करेंगे, माई का। तो यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे, योर की जगह माई, क्योंकि मी का पॉसेसिव केस क्या आ जाएगा, माई क्लास। एंड अब देखिए यहाँ पर टू लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी इफ टू से इसका काम चल जाएगा। तो एंड लर्न, फिर से योर को चेंज करेंगे मी के अनुसार ही, तो क्या आ जाएगा, माई लेसन। तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा, ये नियम समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा एक और एग्जाम्पल फिर इस नियम को समझने की कोशिश करते हैं। ही फेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, मतलब परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करो। तो एक दोस्त दूसरे से दोस्त से कह रहा है कि परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करो, तो डेफिनेटली एक दोस्त दूसरे दोस्त को आदेश तो देगा नहीं।
तो यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है, सलाह देने की बात किया जा रहा है। तो इस केस में फिट टू को किस में चेंज किया जाएगा, इसको चेंज किया जाएगा एडवाइज्ड में। तो ये क्या हो जाएगा, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। तो यहाँ तक तो क्लियर है, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, ये हो गया। उसके बाद क्या करना होगा, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किससे कनेक्ट कर लेंगे, टू से कनेक्ट कर लेंगे, टू वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, फॉर द टेस्ट। आई होप अब जो भी कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा वो भी खत्म हो गया होगा। तो आज के अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। द टीचर फिट डाउन बॉयज। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक वोकेटिव केस का नाउन आ गया है। तो और मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया है असर्टिव सेंटेंस को, जब मैं बता रहा था तो मैंने बताया था जब भी कोई वोकेटिव केस का नाउन आता है तो उसको क्या बना लेते थे, उससे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते थे। इसका मतलब ये जो बॉयज होगा वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और कहने का काम कौन कर रहा है, टीचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये आदेश दे रहे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टीचर। अब ये बॉयज ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन फिर भी इसको चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में, क्योंकि अध्यापक कह रहे तो अध्यापक डेफिनेटली ऑर्डर देंगे। तो ऑर्डर द बॉयज। अब कॉमा हटेगा, ये भी हटेगा, किस पे कनेक्ट करेंगे, टू से, टू फिट डाउन। तो इस तरह से हमने इस वाक्य को भी इसमें चेंज कर, सॉरी इस नरेशन को किसमें चेंज कर लिया है, इनडायरेक्ट नरेशन में। तो ये रहे बेसिक रूल्स। तो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब वाक्य में जो इम्परेटिव सेंटेंस हो वो डू नॉट से स्टार्ट हो जाए, नेवर से स्टार्ट हो जाए, तो उनको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। और भी नियम है जहाँ पर लेट से वाक्य प्रारंभ होते हैं। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस को मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा, जिसका पहला पार्ट यहाँ पर आज कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में मैं डू नॉट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को और नेवर से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को इंट्रोगेटिव में बदलना इनडायरेक्ट नरेशन बदलना सिखाऊंगा। तो इसके साथ ही आज के वीडियो लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।